नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जियोग्राफी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराएंगे, जो कि टॉपिक रहेगा विश्व के सभी मरुस्थल और इन मरुस्थलों की क्या विशेषताएं हैं वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर जो आरओ के लिए और पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा यह वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद आप पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सभी फैक्ट इसके कवर हो जाएं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मरुस्थल किन क्षेत्रों को कहा जाता है। तो मरुस्थल वहाँ कहा जाता है जहाँ भी वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, यानी कि 25 सेंटीमीटर से यदि बारिश कम हो तो उसे मरुस्थल कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं मरुस्थल के प्रकार कौन कौन होते हैं। तो पहला टाइप होता है गर्म मरुस्थल, जिसे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं। दूसरा है ठंडे मरुस्थल, जैसे कि अंटार्कटिका। तीसरा है तटीय मरुस्थल। चौथा है ध्रुवीय मरुस्थल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद हम पहला टाइप देख लेते हैं गर्म मरुस्थल। तो गर्म मरुस्थल यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले, अधिकतर ये 20 से 30 डिग्री अक्षांश के आसपास होते हैं। जैसे कि भारत में थार का मरुस्थल है, अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल है और अरब का मरुस्थल। तो ये कर्क और मकर रेखा के लगभग बीचों बीच होते हैं, इस कारण से यह गर्म मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा मरुस्थल है ठंडे मरुस्थल। उच्च अक्षांशों या पर्वतीय क्षेत्रों में कम वर्षा वाले स्थान ठंडे मरुस्थल होते हैं, जैसे कि गोबी, टकलामकान, लद्दाख। यह ठंडे वाले मरुस्थल होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होते हैं, जहां पर बर्फ़ अधिक जमी हुई होती है। उसके बाद हम तीसरा मरुस्थल देख लेते हैं तटीय मरुस्थल। ज़्यादातर ये मरुस्थल ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव से बनते हैं। एग्जाम्पल दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत के आसपास तटीय मरुस्थल। तो ये जो तटीय मरुस्थल होते हैं तो ये मुख्यतः महासागरीय धाराओं के प्रभाव से बनते हैं। उसके बाद देख लेते हैं ध्रुवीय मरुस्थल। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल क्षेत्र है अंटार्कटिका। याद रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे ठंडा मरुस्थल ध्रुवीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं हम उसे। उसके बाद हम देख लेते हैं अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये हमेशा पूछा जाता है कि यह कितने देशों में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नामीबिया देश का मरुस्थल है, जिसे नामीब मरुस्थल कहते हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका देश का मरुस्थल है, जिसे कालाहारी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो यह अफ्रीका के कुछ 3 इम्पॉर्टेंट मरुस्थल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं सहारा मरुस्थल, इसी का पहला टाइप। विश्व का सबसे बड़ा गर्म उष्ण मरुस्थल अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक इसका फैलाव है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ तक फैला है? अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक। यह कौन कौन से देशों में फैला है, ये भी काफ़ी बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मोरक्को, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, चाड, सूडान, इतने देशों में यह सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है। देख सकते हैं कि गिनती में यदि पूछे तो कितना देश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 देशों में सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है अफ्रीका के। उसके बाद हम दूसरा मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल देख लेते हैं। तो इसे गर्म मरुस्थल इसको भी कहते हैं। और यह कौन कौन से देशों में फैला हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। तो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। उसके बाद नामीब मरुस्थल देख लेते हैं। तीसरा मरुस्थल है अफ्रीका का नामीब मरुस्थल। यह कौन से देशों में फैला है? तो मुख्यतः तो नामीबिया में फैला है,
लेकिन उसके अलावा भी यह अंगोला और दक्षिण अफ्रीका देश में फैला हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं एशिया के कुछ प्रमुख मरुस्थल। तो एशिया के कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं, जैसे कि भारत में थार का मरुस्थल, टकला मकान का मरुस्थल चीन में, गोबी का मरुस्थल यह मंगोलिया में है। तो टकला मकान मरुस्थल चीन में है। कई बार आपके परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं पश्चिमी एशिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं। दस्ते कबीर और दस्ते लुट मरुस्थल। उसके बाद रब अल खात मरुस्थल, अल नफूद अरब मरुस्थल और सीरिया में सीरिया का मरुस्थल है। तो ये सभी देश पश्चिमी एशिया में हैं, जो कि सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत आदि देशों में फैले हुए हैं। अब देख लेते हैं अरब मरुस्थल। तो अरब मरुस्थल क्या है, गर्म है। कई मरुस्थल से मिलकर बना है अरब मरुस्थल, जैसे अल नाफूद, रब अल खाली, अद दहना। तो ये सभी मिलकर अरब मरुस्थल का निर्माण करते हैं। देश मुख्यतः सऊदी अरब, जॉर्डन से इराक, यमन, ओमान, फारस की खाड़ी तक यह देश शामिल हैं। उसके बाद दूसरा है दस्ते कबीर, दस्ते लुट गर्म मरुस्थल, देश है ईरान। थार का मरुस्थल तो गर्म मरुस्थल है, देश है भारत। तो दस्ते कबीर और दस्ते लुट गर्म मरुस्थल, देश कौन सा है, ईरान। और थार का मरुस्थल गर्म है और देश कौन है, भारत। और गोबी का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है और कौन कौन से देशों में फैला है, तो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है गोबी मरुस्थल। उसके बाद देख लेते हैं टकला मकान का मरुस्थल। तो ठंडा है टकला मकान का मरुस्थल, देश कौन है, तो चीन है। तो टकला मकान का मरुस्थल ठंडा है और देश चीन है। याद रखिएगा किस देश में फैला है, तो चीन में फैला है। उसके बाद थार का मरुस्थल है राजस्थान में, ये भी गर्म मरुस्थल है। उसके बाद लद्दाख, तो लद्दाख ठंडा मरुस्थल है, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आइए देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। सबसे पहला है मोजावे और दूसरा है सोनोरस। तो दो मरुस्थल है जो दक्षिण उत्तरी अमेरिका के हैं। तो चलिए देख लेते हैं सोनोस मरुस्थल उस उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, कोलोराडो मरुस्थल के नाम से भी इसे कह सकते हैं। इसके आसपास ही चिहुआन मरुस्थल भी है। तो इसी के आसपास जो सोनोस या सोनोरन मरुस्थल है, इसी के आसपास है चिहुआहुआन मरुस्थल। और कौन कौन से देशों में फैला है, तो मैक्सिको और यूएसए अमेरिका, यानी कि यूएसए। उसके बाद देख लेते हैं मोजावे मरुस्थल। मोजावे मरुस्थल में अमेरिका में फैला हुआ है, याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में मोजावे मरुस्थल। उसके बाद हम दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल देख लेते हैं। आटाकामा सबसे ज़्यादा फेमस मरुस्थल है। उसके बाद पेंटेगोनिया दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट मरुस्थल है। तो दो मरुस्थल यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, आटाकामा और पेटागोनिया। तो आटाकामा मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं। तटीय उष्ण मरुस्थल है, एंडीज पर्वत के पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर फैला हुआ है। मुख्यतः चिली देश में आटाकामा मरुस्थल फैला हुआ है। तो मुख्यतः कौन से देश में फैला हुआ है, तो चिली देश में। उसके बाद पेंटागोनिया ठंडा मरुस्थल है और कौन कौन से देश में फैला हुआ है, तो मुख्यतः अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी चिली। तो दो देशों में मुख्यतः फैला है पेटागोनिया, मुख्यतः अर्जेंटीना और दक्षिणी पूर्वी चिली। उसके बाद देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऊपर है तनामी, फिर सिम्पसन है, फिर स्टुअर्ट है, फिर ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है और ग्रेट विक्टोरिया है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती का भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पर्वत श्रेणी नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है बीच के भागों में। सबसे पहले ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल।
जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है। उसके बाद देख लेते हैं गिब्सन, सैंडी, सिम्पसन, स्टुअर्ट, तनामी, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। चलिए अब देख लेते हैं भूकंप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। तो भूकंप के जो अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। संकेतक गैस क्या होती है? तो रेडान। तो भूकंप आने के पहले ही रेडान गैस स्रावित होने लगती है। अब देख लेते हैं भूकंप मूल किसे कहते हैं? जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है। और अधिकेंद्र किसे कहते हैं? एपिसेंटर। तो सबसे पहले भूकंप का प्रभाव कौन सी जगह पर पड़ता है, यानी कि उसकी कौन सी तरंग सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, उसी को क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र, एपिसेंटर। तरंग की उत्पत्ति भूकंप मूल। उसके बाद भूकंपीय तरंग देख सकते हैं, भूकंपीय तरंगें कैसे जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं पी तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव्स सबसे पहले उत्पन्न होती हैं, सबसे तेज गति से चलती हैं, लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। प्रकृति इनकी क्या होती है? तो अनुदैर्ध्य ध्वनि की तरह वाली प्रकृति होती है और तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। तो तीनों माध्यमों में चल सकती हैं प्राथमिक तरंगे। उसके बाद ठोस में सबसे अधिक तेज से चल सकती हैं, याद रखिएगा। द्रव में थोड़ा धीमी चलेंगी। उसके बाद यही कारण है कि 105 से 145 डिग्री तक पी तरंग छाया क्षेत्र बन जाता है। द्रव में पी तरंग थोड़ा सा विचलित हो जाती हैं, क्योंकि यह द्रव में जैसे लिक्विड आएगा तो वहाँ पर ये अपनी स्पीड थोड़ा खो देंगी। इस कारण से यह ठोस में सबसे अधिक चलती हैं। जहाँ पर ठोस सतह होती है पृथ्वी की, वहाँ पर सबसे तेज चलती हैं। उसके बाद तरंग देख लेते हैं सेकेंडरी वेव्स, यानी कि यस तरंग, जिसे गौड़ तरंग भी कहते हैं। पी तरंग के बाद धरातल पर आती है। इनकी गति 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद इनकी प्रकृति क्या होती है? तो अनुप्रस्थ यानी कि प्रकाश तरंग के समान इनकी प्रकृति होती है। माध्यम इनका केवल ठोस होता है। यह प्रकृति इनकी क्या होती है? केवल ठोस माध्यम में यह चल सकती हैं। पी तरंग से अधिक तीव्रता इनमें होती है, तो प्राथमिक तरंगों से अधिक इनमें तीव्रता होती है। पी तरंग से बड़ा छाया क्षेत्र बनाती हैं, तो द्रव में न चलने के कारण पी तरंग से बड़ा छाया क्षेत्र बनाती हैं। अगला है एल तरंग, यानी कि लव वेव्स या सतही तरंग कहते हैं इनको। खोज एडवर्ड हफ लव ने इसको किया था, इस कारण से इसे लव वेव्स भी कहते हैं। तो एडवर्ड हफ लव ने इसकी खोज किया था। उसके बाद देख लेते हैं सबसे बाद में धरातल पर आती है, सबसे अधिक शक्तिशाली है और केवल धरातल पर उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंग केवल धरातल पर उत्पन्न होती है। उसके बाद देख लेते हैं भूकंप के कारण। तो प्राकृतिक कारण भ्रंश, ज्वालामुखी, गैसों का फैलाव। तो भूकंप किन कारणों से आते हैं? तो सबसे पहले या तो भ्रंश होगा, दो घाटियां आपस में खिसकेंगी एक दूसरे की तरफ। दूसरा या तो ज्वालामुखी फटेगा। तीसरा या गैसों का फैलाव होगा। चौथा प्लेट विवर्तनिकी। इन कारणों से भूकंप अधिक आते हैं। उसके बाद प्राकृतिक के बाद मानव जनित कारण देख लेते हैं। खनन क्रिया, भूमिगत जल का निष्कर्षण, बांध निर्माण और परमाणु और परीक्षण, ये सभी मानव जनित कारण होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मापने के लिए सिस्मोग्राफ और तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल। तो तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल होती है इसकी, और इसमें 0 से 10 आधार होते हैं। रिक्टर स्केल में 1 पॉइंट यदि बढ़ोतरी होती है इस रिक्टर स्केल में, तो उसका तात्पर्य होता है 10 गुना अधिक तीव्रता का भूकंप में आना। जैसे कि भूकंप 7 तीव्रता का आया, लेकिन 7 से यदि 8 हो जाए
तो यहाँ पर 10 गुना अधिक प्रभाव देगा, यानी कि 70 के बराबर वो वेटेज रहेगा उसका। उसके बाद इसकी खोज किसने की थी रिक्टर स्केल की, तो चार्ल्स रिक्टर ने ही किया था। तीव्रता मापने के लिए मरकरी स्केल 1 से 12 सप्ताह तक, 1 से 12 सॉरी, इसमें जो सूचकांक होते हैं मर्केली स्केल में 1 से 12 होते हैं। और खोज किसने की थी, तो जी मार्केली ने इसकी खोज किया था। उसके बाद देख लेते हैं ज्वालामुखी और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित प्रमुख संरचनाएं। तो सबसे नीचे बैथोलिथ है, उसके बाद जो कुकुरमुत्ता जैसी संरचना है उसे लाइकोलिथ कहते हैं, और कुकुरमुत्ता जैसी संरचना लेकिन 2-3 लेयर में ऐसी बन जाए तो इसे फाइकोलिथ कहते हैं। और सिल जो वहीं पर फैलकर चट्टान जैसी संरचना बना ले अंदर, तो उसे सिल कहते हैं। उसके बाद डाइक, तो डाइक इस प्रकार की संरचना होती है डाइक। उसके बाद लैपोलिथ, तो लैपोलिथ उल्टा चांद के आकार की संरचना होती है लैपोलिथ। आइए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। उसके बाद हम चलो देख लेते हैं भूकंप के अंदर से क्या निकलता है, तो मैग्मा निकलता है और मेंटल एस्थेनोस्फीयर कहते हैं मेंटल वाली परत को। और बाहर आने पर यही मैग्मा क्या कहा जाता है, तो लावा कहलाता है। तो जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर होगा तो उसे मैग्मा कहते हैं, मैग्मा कहेंगे। और जब वह पृथ्वी के बाहर आकर बहने लगे पानी की तरह तो उसे लावा कहते हैं। उसके बाद ज्वालामुखी बम, तो ज्वालामुखी उद्गार में निकले बड़े बड़े टुकड़े, उन्हीं को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी बम। जैसे ही ज्वालामुखी फूटेगा तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है क्योंकि एक बम की तरह विस्फोट होता है। उसके बाद लैपिली, मटर के दाने या अखरोट के टुकड़े। उसके बाद प्यूमिस, बहुत कम घनत्व वाले टुकड़े जल पर तैरने वाले, तो प्यूमिस बहुत कम घनत्व वाले टुकड़े जो कि जल में तैरते रहते हैं। उसके बाद लावा, तो लावा अम्लीय है और क्षारी, तो सिल्की की मात्रा कम होती है अम्लीय में। तो लावा 2 टाइप के होते हैं, पहला अम्लीय, दूसरा क्षारी। अम्लीय में पीला हल्का गाढ़ा, क्षारी में गहरा काला भारी और अधिक तरल, तो ये क्षारी होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पाइरोक्साइट, सबसे पहले निकले बहुत बड़े टुकड़े पर्वतों के बीच, पर्वतों के नीचे, तो पाइरोक्लास्ट सबसे पहले निकले बहुत बड़े टुकड़े। तो ऐसे ज्वालामुखी के टुकड़े जो बहुत पहले सबसे शुरू में निकल आए हैं और ये पर्वतों के नीचे आज भी पड़े हुए हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पाइरोक्लास्ट। उसके बाद देख लेते हैं पैथोलिथ, ग्रेनीट के बने हुए पृथ्वी के अंदर मैग्मा का जमाव, इसी वजह बड़ी जगह पर गहराई में यह जमते हैं ऐसा, इसलिए इन्हें पैथोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ, उत्तर ढाल वाला जमाव। उसके बाद लैपोलिथ, अवतल ढाल वाला जमाव। उसके बाद देख लेते हैं फाइकोलिथ, अभिनति और अपनतियों में अभ्यंतरेख जमाव। तो याद रखिएगा फाइकोलिथ, अभिनति और अपनतियों में अभ्यंतर रेख जमाव। उसके बाद सिल, तो सिल क्या होते हैं, क्षैतिज जमाव। तो सिल क्षैतिज जमाव, पाइरीसिल सीट कहते हैं। उसके बाद डाइक लंबवत जमाव, छोटा स्वरूप स्टॉक कहते हैं, छोटे स्वरूप को डाइक के स्टॉक कहते हैं। तांबा निकलने का स्थान क्या होता है, तो शंकु क्रेटर बाल्डेरा, तो शंकु क्रेटर काल्डेरा यह लावा निकलने का स्थान होता है। महाराष्ट्र बुलढाना, एग्जाम्पल आसो क्रेटर जापान का और क्रेटर लेक यूएसए की। तो कई सारी लेकें हैं जो क्रेटर से बनी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की एक लेक है उसका भी क्रेटर लेक के रूप में वह जानी जाती है। उसके बाद कुछ प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं जो कई बार आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि क्राकाटोआ इंडोनेशिया का है,
मेरापी इंडोनेशिया का, सुमेरु इंडोनेशिया का, दुकोनो इंडोनेशिया का, अगुंग इंडोनेशिया का, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया का, माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया का और माउंट तंबोरा इंडोनेशिया का, माउंट ताल फिलीपींस का, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस का, माउंट मेयान फिलीपींस का, बान या माउंट बुलुसान फिलीपींस का, फ्यूजियामा जापान का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्यूजियामा। उसके बाद देख लेते हैं माउंट ओटेक जापान का, कुसात्सु शिराने जापान का और सुबानो जजिमा जापान का, आसामा जापान का, सुकुराजिमा जापान का ज्वालामुखी है, माउंट एसो जापान का, माउंट अनजेन जापान का है, माउंट पोपा म्यांमार का और कटमई अलास्का का। उसके बाद दियामाना अलास्का का ज्वालामुखी है पर्वत, पावलोव अलास्का, वेस्टडाल अलास्का, माउंट सेंट हेलेंस अलास्का, माउंट रेनियर यूएसए और माउंट सस्ता यूएसए। ये सभी ज्वालामुखी आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पेपो कैपिटल मैक्सिको का, पैराकुटिन मैक्सिको, कोलिमा मैक्सिको। उसके बाद ओरिजावा मैक्सिको, टेक्लिला मैक्सिको। उसके बाद मोनालोवा हवाई द्वीप, उसके बाद बिलायू हवाई, उसके बाद मोनाकी हवाई, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर का ज्वालामुखी है, चिम्बरेंजो इक्वाडोर का है, ओजस डेल लाडो सलाडो ये चिली अर्जेंटीना का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। उसके बाद माउंट एटना सिसिली इटली का और यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। उसके बाद देख लेते हैं माउंट एटना सिसिली और इस्तांबुल इटली, निरंतर उद्गार लिपारी द्वीप, माउंट विसुवियस नेपल्स इटली का है, याद रखिएगा माउंट विसुवियस इटली का है। कुछ और इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी देख लेते हैं, जैसे पकाया ग्वाटेमाला का है, लाकी आइसलैंड का है, किलिमंजारो तंजानिया का है, केचप तो किलिमंजारो तंजानिया का है और माउंट केन्या का है, टिनाकुला सोलोमन द्वीप का है, एलबुर्ज जॉर्जिया का है, एलब्रूस रूस का है, माउंट एरेबस रॉस द्वीप अंटार्कटिका का है, विल्लाटीला चिली का है, चिल्लन चिली का है, रूपापेई न्यूजीलैंड का है। तो ये सभी ज्वालामुखी पर्वत हैं जो आपको इन्हें याद रखना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेक एग्जाम।